वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2011 के क्वेश्चन पेपर में प्राइमरी स्टेज में जो सेक्शन आया था ईवीएस का, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो इसमें हम पर्यावरण के पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था। तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट है तो सीटेट 2011 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए थे दत्त कार्य के बारे में, जिसमें से पूछा जा रहा था। तो दत्त कार्य जो होते हैं उनको कहा जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट वर्क जो बच्चों को दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनकी सोच को डेवलप किया जा सके और वो जो है एक नई इन्फॉर्मेशन को खोज सकें और साथ ही साथ उस पर वर्क कर सकें और उन्हें वो जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उस जो है टॉपिक पे बोल सकें या खुद के विचारों को एक्सप्रेस कर सकें। इस तरह से दत्त कार्य का मतलब हो जाता है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि बच्चे इसमें पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद अपने विचार जो है बनाते हैं, उस पर उनका थॉट प्रोसेस होता है इस पे, और उसके बाद उनको ऐसे ओकेज़न जो है दिए जाते हैं जिस पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को जो है एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 62 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सरल प्रयोग और निर्देशन जो पर्यावरण की कक्षा में किए जाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है किए जाते हैं ताकि उनकी थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। अगर बच्चे कुछ करके सीखते हैं तो उस चीज़ का परिणाम वो देखते हैं और वो चीज़ वो कभी भी भूलते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे वर्क किया होता है, कार्य किया हुआ होता है। एक्सपेरिमेंट जब वो खुद करते हैं तो वो चीज़ उनको स्टेप बाय स्टेप जो है खुद ही याद हो जाती है। उसमें उन्हें एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पर्यावरण की कक्षा में जब सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए इसको किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दुर्गा एक गांव में रहती है और वह लकड़ी और गोबर के उपले बनाकर जो है ईंधन बनाती है। इसका इस्तेमाल वो चूल्हा पे खाना बनाने के लिए करती है। तो वो जो है खाना चूल्हे पर बनाती है लकड़ी और गोबर से बने उपले से। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही थी, इसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको आप देखिए और इसमें से कारण बताइए। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो ईंधन से खाना बनाती है और ईंधन का इस्तेमाल करती है लकड़ी और गोबर के रूप में। तो ये जो लकड़ी और गोबर है या किसी किसी भी प्रकार का ईंधन है तो वो एक तरह का जीवाश्म ईंधन होता है और जीवाश्म ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार निकलने से अगर वो चूल्हे पे खाना बनाती है, वो उसकी सांस में जाता है, श्वसन क्रिया में जाता है। इस तरह से जो है वो उसे श्वसन नली में उसके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका रीज़न हो जाता है कि उसको तेज़ खाँसी इसलिए आती है कि ईंधन के जलने से उत्पादित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 64 नंबर पे। एक विद्यालय है जिसमें राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई जा रही है और उसमें जो है भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राजस्थान का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। तो इसमें आप अपेक्षा करेंगे कि बच्चे उस जगह पे राजस्थान का मतलब अवलोकन कर सकें। आप चाहेंगे कि उन्हें ध्यान से जो है अवलोकन करना चाहिए, उनको टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, मतलब वो हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करें। उसके बाद बच्चे आपस में चर्चा करें, फिर शिक्षकों के साथ में अवलोकनों को जो है बाँटना चाहिए। तो इस तरह से आप
जो भ्रमण की योजना बनाते हैं उसमें चाहते हैं कि बच्चे अवलोकन करें, टिप्पणियाँ करें, आपस में डिस्कशन करें और फिर जो है नई-नई जो है चीज़ों को जानें वहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 65 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि रानी जो है वो अपने घर का कूड़ा इस तरह से 2 ढेरियों में डालती है। पहली जो ढेरी है उसमें केले के छिलके हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके हैं और सूखी पत्तियां हैं। दूसरी जो ढेरी है उसमें जेम्स की बॉटल है, सॉस की बॉटल है और उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब या फिर प्लास्टिक के खिलौने, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पहली डेयरी है और ये दूसरी डेयरी है। इस तरह से पूछा जा रहा है कि रानी ने कैसे अलग-अलग इन जो है वस्तुओं को किस आधार पे अलग किया है। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो पहली डेयरी है जिसमें केले के छिलके हैं, सब्जियां हैं या फिर सूखे पत्ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अपघटित हो जाती हैं। मतलब कि ये जो है धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँगी और उसके बाद ये जो प्लास्टिक की चीज़ें एक में रखी है उसने, दूसरे में, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि रानी ने जो अलगाव किया है वो अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले जो है आधार पर उसने अलग-अलग कूड़ा जो है ढेरियों में रखा है। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर पे है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद में अगर आपका पीरियड हो जाता है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का, तो आप देखते हैं कि पढ़ाते समय आपके बच्चे जो है पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो आपको चाहिए कि आप अपने जो है टीचिंग मेथड्स को या टीचिंग मटेरियल को जो है चेंज करें, टीएलएम जो है आपका अपना चेंज करें। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि पाठ को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करने मन यानी कि आप जो है वहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का जो है यूज़ करेंगे जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट ले सकेंगे और उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली समझ सकेंगे। तो यहाँ पे जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करने लगेंगे तो हर एक बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है उसमें। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं और आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? तो यहाँ पे पहली अनुमति है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन-कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, या फिर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो आप बच्चों को करने देंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 2 ऑप्शंस को। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को आप साथ लेकर जाएँगे, या फिर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो आप बहुत सारी सामग्री लेके जाना जो है मना करेंगे, क्योंकि ये सारी सामग्री वहाँ अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को आप किस तरह से बेहतरीन समझाएंगे बच्चों को? तो बीज अंकुरण का मतलब है कि एक बीज से पौधा कैसे बन रहा है, इस होल प्रोसेस को आप बच्चों तक कैसे डिलीवर करेंगे। तो इसका मतलब हो जाता है कि आप स्टार्ट करेंगे पहले बीज से, फिर आप धीरे-धीरे हर एक स्टेप को अवलोकन के साथ में पूरा बताएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताएँगे बीज बोने के बारे में, देन अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के बारे में बताएँगे, फिर उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को जो है निष्पादित करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीरा और दिव्या 2 जो है लड़कियां हैं। इसमें से मीरा को समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी खाना पसंद है, जबकि दिव्या जो है उसको भोजन पसंद है, लेकिन ऐसा भोजन जिसमें लौह तत्व की कमी हो, मतलब आयरन ना हो। तो
तो इस तरह से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मीरा और दिव्या को हो सकती हैं, वो 2 बीमारियां आपको बतानी हैं। तो मीरा जो भोजन खा रही है उसमें फ़ास्ट फ़ूड है सब, तो इससे उसको मोटापा हो सकता है। तो यहाँ से जो है आप देखेंगे। उसके बाद जो दिव्या भोजन करती है उसमें लौह तत्व की कमी है, आयरन की कमी है। आयरन की कमी से जो रोग होगा उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी इसकी बॉडी में, और जिससे जो है एनीमिया हो जाएगा इसे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है, जबकि नमकीन पानी में अगर हम नींबू को डालते हैं तो वो जो है तैरता रहता है। इसके पीछे का रीज़न ये हो जाता है कि साधारण पानी का जो घनत्व होता है, नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी की अपेक्षा जो है अधिक होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि साधारण पानी का जो घनत्व होता है वो नमकीन पानी की अपेक्षा कम होता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा होगा इसलिए नींबू तैरेगा, और साधारण पानी का जो घनत्व होगा वो कम होगा इसलिए नींबू जो है डूब जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 71 नंबर पे। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर जब हम फ्रिज में इनको रखते हैं तो ये जो है ज़्यादा समय तक जो है सुरक्षित रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न पूछा जा रहा है। तो रेफ्रिजरेटर का जो तापमान रहता है वो कम रहता है, इसलिए यहाँ पे रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय पड़ जाते हैं और हमारा चावल एकदम सेफ रहता है, हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 72 में कि रक्त की जब जांच होती है, मतलब कि अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें उपस्थित मलेरिया किसकी पहचान करता है। कैसे पहचान होती है किसकी उपस्थिति से कि आपको मलेरिया है। तो ये जो पहचान होती है वो इससे होती है, जो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, कोशिकाएँ, उसमें जब मलेरिया परजीवी पाया जाता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये जब उपस्थित होगा आपके आरबीसी में तब ये जान लिया जाता है कि आपको मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं तथा कहानी कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो कहानियाँ और कविताएं होती हैं वो हमें इन धारणाओं से जो है फ़ैमिलियर कराती हैं, मतलब हमारा परिचय कराती हैं, जो स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती हैं बच्चों में। तो अगर कोई कविता पढ़ाई जा रही है, कोई कहानी सुनाई जा रही है, तो उसकी अवधारणा ये रहती है कि स्थानीय और विश्व स्तर पर जो भी संसार की प्रकृति है या उसके बारे में जो है कल्पना जो है, उसको आप सीख सकें, उसकी योग्यता का जो है आप में उसकी कल्पना कर सकें, इसकी योग्यता का आप में विकास किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 74 पे। 74 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल मिला था। तो ये नेतृत्व किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। तो इस जो है आंदोलन में स्त्रियों की ज़्यादा संख्या थी और इसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा बल दिया गया था। तो इस तरह से हमने जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने यहाँ पे, और ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विटामिन जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है कि हिमताज रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं, क्योंकि विटामिन जो हैं वो सत्व भोजन के अवयव हैं, और इसमें जो है जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये रासायनिक रूप से
कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक माने जाते हैं विटामिन, और ये जो पदार्थ होते हैं वो हिमताज रोगों से बचाव के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 76 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों तथा फर्श को लीपा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो गाय का जो गोबर होता है उससे झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को इसलिए लीपा जाता है ताकि वहाँ से कीट जो हैं वो दूर रह सकें। कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दीवारों पर जो कीट लिपटे होते हैं, अगर उसमें जो है गोबर से वहाँ पे लीप दिया जाता है तो कीट इससे दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 77 पे। एक किसान दोनों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। तो एक किसान ये चाह रहा है कि जो दाने हैं वो भूसे से अलग हो जाएं। इस प्रक्रिया को से यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसे किया जा सकता है? तो आप देखते होंगे कि जब दाने यानी कि गेहूं के जैसे दाने हैं तो उनको आप भूसे से कैसे अलग करते हैं? तो उसके लिए आप थ्रेशर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए जो है किसान के द्वारा थ्रेशर का उपयोग किया जाता है, जिस प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 78 नंबर पे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ जो है शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा उद्देश्य इसका नहीं है? पहेलियाँ शामिल करने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं माना जाता है? तो पहेलियाँ शामिल करने का मतलब है कि बच्चों में क्रिएटिविटी जो है इंक्रीज होगी, तो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता तथा उत्सुकता का विकास होता है। करेक्ट है। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि बच्चों में अवलोकनात्मक चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो जब पहेली आएगी तो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का प्रयास करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास होता है। देन सी है यहाँ पे कि बच्चों में तर्कणा शक्ति का भी विकास होता है। तो बच्चे एक दूसरे से तर्क वितर्क कर पाते हैं जब पहेलियाँ वो सुलझाते हैं। तो पहेली का कोई सही आंसर करेगा, कोई दूसरा जो है उससे भी अच्छा आंसर प्रेजेंट करेगा, तो इस तरह से उसमें तर्कना शक्ति का भी विकास होता है। देन डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना या फिर उन्हें इस भ्रम का जो है आनंद उठाए देना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है पहेलियों के उद्देश्य के लिए, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। 79 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। अगर पर्यावरण की कक्षा में आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो उनके पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, उनको आप जो है महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये जो है शिक्षक को कैसे लाभ पहुंचाएगा? तो इसका मतलब है कि विमर्श को बच्चों के अनुभव और संसार से जोड़ते हैं तथा विमर्श व सीखने को जो है बढ़ावा देते हैं। तो जो बच्चा अपना अनुभव बताता है वो टीचर जो है उस अनुभव को पूरे संसार से कनेक्ट करता है, सांसारिक गतिविधियों से कनेक्ट करता है। इसके बाद विमर्श और सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसमें बढ़ावा मिलता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 80 नंबर पे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से अगर परिचित कराना होगा तो एक शिक्षक क्या करेगा? तो शिक्षक जो है एक लघु फिल्म दिखाता है बच्चों को, जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करता है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि आप जो है बच्चों को एक ऐसी फिल्म दिखाइए जिसमें खाना पकाने के लिए जो जो ईंधन यूज़ होते हैं वो उसमें इस्तेमाल किए जाएँ, जिससे कि बच्चे ये समझ सकें कि खाना पकाने के लिए कौन से संभावित ईंधन होते हैं, और इससे वो जो है ईंधन से बखूबी जो है परिचित हो जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्षिक स्थिति की समझ होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि अगर किसी को मैप पढ़ाना है तो उसे दूरी, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, दिशाओं की और प्लेस यानी कि स्थान की जो है अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी उस स्थान की मानचित्र पे पकड़ होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो पाचन क्रिया जो है वो बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर बहुत तेजी से चलती है। इसमें आपसे रीज़न पूछा जा रहा है इसके लिए। तो इसका रीज़न ये होता है कि आमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है लगातार। इससे जो है सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसमें एंजाइम जो होते हैं वो तेज़ी से क्रिया करने लगते हैं। जब तेज़ी से एंजाइम क्रिया करते हैं तो पाचन क्रिया भी जल्दी होने लगती है, उसमें तेज़ी आ जाती है। इसीलिए जो है पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेज़ी से होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी और इकाइनोडर्मेटा वंशी जंतु या कीट और मोल्स्क सहित फैला हुआ भाग होता है जो पाचन नली का प्रमुख अंग माना जाता है। इसीलिए आमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ता है और एंजाइम जो है वो तेज़ी से क्रिया कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। ये जो है क्या दिखाता है? रेलवे का जो है रेलवे टिकट का एक नमूना क्यों लगाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो रेलवे टिकट का नमूना है वो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। तो ये एक बच्चों को अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करता है कि बच्चे देख सकें कि कैसे जो है रेलवे टिकट होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो वो वास्तविक जानकारी उस बच्चों को प्रदान करता है और उसके साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। मतलब कि बच्चे वहाँ पे जो है अवलोकन कर सकते हैं, इसमें उनकी कुशलता का विकास होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि जीवन एवं पर्यावरण को सरोकार रखने के लिए मूल्यों का आत्मसात करना। मूल्य को आत्मसात करना ये तो अच्छी बात है। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागृत करना। और थर्ड हो जाता है यहाँ पे कि बच्चों को जगह खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं कराना, संज्ञानात्मक तथा मनश्चालक कौशलों के विकास में जो है सहायता प्रदान करना। द नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली का प्रयोग करना। तो आकलन के लिए शब्दावली का प्रयोग करना, शब्दावली और भाषाओं का बोझ डालना। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाता है। ये पर्यावरण का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि बच्चों का आकलन करने के लिए उन पे कोई किसी भी तरह का बोझ डाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भैंस की पीठ पर अक्सर आपने देखा होगा कि उस पे बगुला बैठता है जिसको इग्रेट कहते हैं। पक्षी बैठा रहता है, बगुला नाम का पक्षी बैठा रहता है। तो ये क्यों होता है? बगुला उसकी पीठ पर क्यों बैठता है भैंस की पीठ पर? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बगुला जो होता है वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसलिए उसको वहाँ पे भोजन मिलता है और वो वहीं पे बैठ जाता है उसकी पीठ पर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य सबसे पहले क्या हो जाता है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि क्वथनांक, क्वथन यानी कि उबलना
और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो क्वथन यानी कि उबलना, तो उबलने की जो क्रिया होती है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी, लेकिन जो वाष्पीकरण है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इसलिए इसमें अंतर हो जाता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पे रहेगा, लेकिन क्वथन जो है वो जो है निश्चित तापमान पे होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथन का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। तो एक पुरुष जिसका रक्त जो है ओ है, उसके बाद उसकी शादी होती है जिसका रक्त ए ग्रुप का है, और उसके पहले बच्चे में रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला जो बच्चा होगा उसमें 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है ब्लड ग्रुप उसका रहे। 50-50% चांसेस दोनों के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टूटता तारा जिसको उल्का पिंड कहते हैं, उल्का तारा कहा जाता है, तो इसमें जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। टूटता तारा जब पृथ्वी पे आता है तो पृथ्वी पे आते ही ये आग पकड़ लेता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो टूटता हुआ तारा एक प्रकार से पिंड ही होता है, तो जो बहुत तेजी से जो है इसकी तेज गति रहती है, इसलिए ये वायुमंडल से जो पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो वहाँ पे वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर अवलोकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखें 1st to 5th में, तो अवलोकन में क्या शामिल होना चाहिए? अवलोकन का मतलब हो जाता है कि इवैल्यूएशन किया जा रहा है, तो इवैल्यूएशन जो है वो सीसीई प्रोसेस पे किया जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको कहा जाता है। मतलब आप कोई एक टेस्ट नहीं लेंगे या आप एनुअली या सेमी एनुअली बच्चों का टेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि आप जिस चीज़ को पढ़ाते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सीसीई प्रोसेस होता है कि मतलब आप तुरंत तुरंत जो है बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए जाने वाले अवलोकन को बच्चों तथा अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से ईवीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक यू एवरीवन।